नमस्कार दोस्तों, यूथ पावर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से एक ना एक क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसको हम एक एक टर्म्स जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो टर्म है वो है एंटिटी। An entity is something that exists separately from other things and has a clear identity of its own. Entity क्या होती है? इसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे आप देखते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड आता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो एंटरप्राइज होती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी एक अलग एंटिटी होती है, उसका ओनर जो है वो अलग होता है। यही होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, कि जो ओनर जो है उसको बिजनेस से मिला के नहीं देखा जाता है, बिजनेस को अलग देखा जाता है और जो बिजनेसमैन होता है उसको अलग देखा जाता है। तो इसी के लिहाज से ये बनाया गया है। एंटिटी जो होता है उसका एक जो है उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो सेपरेट रहता है, अलग रहता है, उसका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। अगला है बिजनेस एंटिटी। अगर यही एंटिटी बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। एन एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी एंटिटी अगर बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस एंटिटी। अगला ट्रांजैक्शन। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी व्हिच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में फाइनेंशियल इवेंट होता है, मनी का लेन देन होता है, तो जो फर्म होती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। अगला है एसेट्स। एनीथिंग व्हिच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट। ऐसी कोई भी चीज जो फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए फ्यूचर में समर्थ बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट। मतलब एनीथिंग व्हिच विल एनेबल टू द फर्म, वो समर्थ बनाती है फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए फ्यूचर में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसेट। कुछ भी है जो, जैसे कि आपकी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में आपका टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, इन पे सब पे हम बात करेंगे। तो इन एसेट्स को और क्लासिफाई हमने कर दिया है नॉन करेंट एसेट्स। दीज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और द फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। नॉन करेंट एसेट्स जनरली आपको साधारण भाषा में तो इसको आप ऐसे समझ लें, नॉन करेंट एसेट्स ऐसी हैं कि जिसका बेनिफिट हम एक साल से अधिक समय के लिए लेते हैं, तो वही क्या हो जाती है? नॉन करेंट एसेट्स। तो these assets which are held by an entity, ऐसी एसेट्स जो एंटिटी के द्वारा यूज की जाती हैं, नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल। उनका पर्पस क्या नहीं होता है? रीसेल का पर्पस नहीं होता है, और बट आर हेल्ड इधर एज इन्वेस्टमेंट, या तो उनका पर्पस होगा इन्वेस्टमेंट का, या वो बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। कहने का मतलब सबसे पहली बात इसमें क्या होगी कि जो भी एसेट होती है नॉन करेंट एसेट, उसका बेनिफिट हम एक साल से अधिक समय के लिए लेते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि कोई एसेट है उसमें हम ऐसा परिवर्तन कर दें जो है कि वो लंबे समय तक बेनिफिट उसका मिलता रहे, ये भी संभव है। तो इन्वेस्टमेंट करें या फैसिलिटेट करें कि बिजनेस ऑपरेशन जो है लंबे समय तक चल सके, तो ये क्या हो जाता है? नॉन करेंट एसेट्स।
fixed assets, those non-current assets of an enterprise which are held not to resale but with the purpose to increase its earning capacity। कहने का मतलब है कि ऐसी नॉन करंट एसेट्स किसी भी इंटरप्राइज की जिसका पर्पस रीसेल ना होकर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स जो है वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो भी एसेट्स नॉन करंट एसेट ही, कि नॉन करंट एसेट कौन सी होती हैं, जिनका बेनिफिट हम एक साल से अधिक समय के लिए लेते हैं। तो उसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स का भी हम बेनिफिट क्या है, एक साल से अधिक समय के लिए लेते हैं। और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में फिक्स्ड एसेट्स का योगदान होता है। फिक्स्ड एसेट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो में, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो होती हैं टेंजिबल एसेट, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि कार, फर्नीचर, टीवी, रेडियो, मशीन, बिल्डिंग, ये सब चीजें क्या हैं, ये आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब चीजें क्या हैं, ये इनका बेनिफिट तो लेते हैं हम, लेकिन इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। अब आते हैं करंट एसेट्स, दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जस्ट अपोजिट इसका हुआ कि जब एक साल से अधिक समय के लिए हम कोई बेनिफिट लेते हैं किसी का, जो एसेट होती है, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। और अगर हम एक साल के अंदर ही अगर हम किसी एसेट को कैश या कैश के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। Those assets which are held by an entity with the purpose of converting them into cash within 1 year। हमारा पर्पस क्या होता है कि उसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, हमारे डेटर जो होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब चीजें क्या है, वो क्या है, करंट एसेट्स। कैश, बैंक, ये सब क्या है, करंट एसेट्स हैं। अगला है फिक्टिशियस एसेट्स, they are losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period। ये क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जैसे हम कोई एक्सपेंसेस इस तरह से कर लिया हमने, वो लग रहा है रेवेन्यू नेचर का, उसको हमने इस साल एक्सपेंस किया, लेकिन हम उसको इस साल दिखाएंगे, इसी साल हम उसको पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक साल से अधिक समय तक हम उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, पीएल अकाउंट में उसको हम डेबिट करेंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जब कोई बिजनेस लगाता है तो बहुत ह्यूज एडवर्टीजमेंट करता है, तो बड़ा एडवर्टीजमेंट करता है, तो अगर मान लीजिए वो 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करता है, तो पहले ही साल में वो 10 लाख का जो है एक्सपेंसेस नहीं दिखा देगा अपने यहाँ, क्योंकि ये ऐसे तो लगता है कि रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट हम एक बार खर्च करने के बाद इसका बेनिफिट भी हम लंबे समय तक लेते हैं। तो नेचर के हिसाब से वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लग रहा है, लेकिन ये जैसे लगता है कि जब फिक्स्ड एसेट्स की बात, नॉन करंट एसेट्स की बात क्या होती है, जब हम किसी एसेट का जो है बेनिफिट लंबे समय तक लेते हैं तो फिक्स्ड एसेट कहा जाता है उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स का भी रोल जैसे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको इसीलिए कहा जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह होता है। कौन सा, ये फिक्टिशियस एसेट्स में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा आता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। जैसा मैंने बताया कि 10 लाख रुपए अगर आपने लगा दिया एडवर्टीजमेंट में, तो आप उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, मान लीजिए 2-2 लाख रुपए आप उसको हर साल रिटर्न ऑफ करेंगे। तो
तब जाके वो कंप्लीट होगा। ये अनुमान लगा लिया गया कि इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा। तो 2 लाख रुपए हमने क्या किया, उसको पीएल अकाउंट में दिखाते गए, 2 लाख रिटर्न ऑफ करते गए। तो ये क्या हुआ, हम एक्सपेंसेस हमारा हुआ है मान लीजिए 2020 में, लेकिन हम उसको जो है दिखा रहे हैं 2021, 2022, 2023 सब में हम उसको पीएल अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, फिक्सिशियस एसेट। जो एसेट्स जिनका हम जो है, जो उस साल खर्च तो होते हैं जब इनकर्ड होते हैं उसी साल, लेकिन हम इसको रिटर्न ऑफ करते हैं आने वाले कई सालों तक। अगला टर्म है लायबिलिटीज। ऑब्लिगेशन आर डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा ऑब्लिगेशन, ऐसा डेब्ट जिसको एंटरप्राइज को पे करने में कुछ समय लगे, कुछ समय बाद उसको फ्यूचर में पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी दायित्व हमें आगे आने वाले फ्यूचर में पे करना है, जिसको पूरा करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जिस लायबिलिटी को पूरा करने में हमें 1 साल से अधिक का समय लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। अगला है करंट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी लायबिलिटी है हमारे पास, उसको अगर हम 1 साल के अंदर पूरा करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी 1 साल के अंदर पूरा करने लायक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डिवेंचर्स। करंट लायबिलिटी में आप ले सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल आदि हो गए, ये सब क्या हो गए, करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब करंट लायबिलिटी। अगला है कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। कैपिटल क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, शुरू बेसिक चीजें हैं ये, कि कैपिटल क्या होता है। जो भी प्रोपराइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल। अपने बिजनेस में जितना पैसा लगाता है वो उसे बोलेंगे कैपिटल। और वो पैसा भी हो सकता है और फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में भी उसकी कुछ वैल्यू होती है। बस ये कोई जरूरी नहीं कि कैश ही लगाया जाए, कैश या एसेट जो भी है उसको अगर प्रोपराइटर लगाता है बिजनेस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। जैसे अगर किसी ने फर्नीचर बिल्डिंग लेके जो है बिजनेस को दे दिया है, तो हम उसे कैपिटल में ही इंक्लूड करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स को बोलेंगे। रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी रेवेन्यू अर्न की जाती है एंटरप्राइज के द्वारा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको सेल बोलेंगे। जो भी बिजनेस एक्टिविटी आजकल जो आज ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड आया है, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 में इसको दिखाया गया है। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस समय इसका यूज होता है। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है उसको भी आप देख सकते हैं कि जैसे फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है तो उसमें उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, डिविडेंड उसका, इंटरेस्ट, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। और अगर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस हैं तो उसमें गुड्स का सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, इन सब चीज़ों को जो हम क्या उसमें मानेंगे, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी एंटरप्राइज एंगेज है किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो वहां से जो रेवेन्यू अर्न करती है उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगला है रेवेन्यू, सब सेम मिलता जुलता ही है। The amount of the business earned by selling its product or providing services to customers। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि अगर कोई गुड्स सेल किया जाता है या सर्विस प्रोवाइड किया जाता है तो जो भी अमाउंट हमें रिसीव करना होता है वही क्या होता है, रेवेन्यू। अब इससे आप ये भी जान सकते हैं इसी समय कि जब हम कोई गुड्स सेल करते हैं
तो हम क्या करते हैं, उससे कुछ पैसा पाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे रेवेन्यू। जैसे हमने कोई गुड सेल किया 10 रुपए का, तो 10 रुपए की हमारे पास रेवेन्यू आई। अब उसकी एक्सपेंसेस कुछ लगी होंगी, एक्सपेंसेस मान लीजिए इसमें कास्ट लगी है 8 रुपए, तो अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए की इनकम आपकी हुई, प्रॉफिट आपकी जो है 2 रुपए की हुई। तो रेवेन्यू को आपने पूरा जो भी आपने गुड्स बनाया उसको सेल किया, जो भी आपके पास आया वो क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। एक्सपेंसेस, कास्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस उसे कहेंगे कि हमने जितनी भी कास्ट लगाई है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। जितनी भी कास्ट लगाई है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। और इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिटर्न ऑफ करते हैं हर साल, और इसको हम डेबिट करते हैं, वहीं पे रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ व्हिच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि हम बेनिफिट, कोई भी ऐसा बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही अगर हम एडवांस में पे कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमें जो है सर्विस कर लेनी है, आज मैंने उसका पैसा दे दिया, तो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। मान लीजिए 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आपने क्या किया, अक्टूबर में क्या किया, वो इंश्योरेंस करा लिया 1 साल का, तो 6 महीने का तो इधर का आपका हो गया, लेकिन 6 महीने का अगले फाइनेंशियल ईयर का आपने पहले से ही जमा कर दिया। 1 अप्रैल 2022 के बाद का जो पैसा आपने एडवांस जमा कर दिया वो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने पहले ही पेमेंट कर दिया, सर्विस आप बाद में लेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या है, इसमें होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। एक्सपेंसेस आपने सर्विस पहले ही ले ली, एक्सपेंसेस कर दिया बट आप पे नहीं किए, तो ये क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, है ना। जैसे आज आपने जो है, आप कमरे में आप सपोज रेंट पे रह रहे हो, तो रेंट पे आप रहे 1 महीने और आपने पे नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है करंट एसेट्स। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी आर इंकरिंग लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज प्रॉपर्टी रिसीव्ड। ऐसी जगह स्पेंड करना मनी को जहां से आपको चाहे लायबिलिटी कोई क्रिएट हो जाए, उधार भी लेकर आप कर रहे हो, या जो है सर्विस या प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, उसके बदले में जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो है पैसा कैश खर्च कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है किसी बेनिफिट के लिए, कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ऑफ व्हिच कंज्यूम्ड आर एडजस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जब किसी अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा या एडजस्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंटरप्राइज में सैलरी दिया जाता है, वहाँ पे रेंट दिया जाता है, वहाँ पे जो है वेजेस दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सब एडजस्ट हो जाते हैं 1 ही साल के अंदर, तो इनको क्या बोलेंगे, हम रेवेन्यू नेचर के आइटम बोलेंगे, और ये ज्यादातर ये सब रिकरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द existing assets which will increase the earning capacity of the business. It is an expenditure incurred the acquired asset. जब हम कोई एसेट, बड़ी एसेट आप खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, जब यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या इंप्रूविंग द existing asset which will increase the earning capacity of the business, या आप किसी पुरानी एसेट में ही आप इस तरह से आप कर देते हो, उसमें उसकी अर्निंग कैपेसिटी को आप बढ़ा देते हो,
उसका टाइम बढ़ जाता है तो उससे लंबे समय के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है अगर कोई भी एसेट है आपके पास, उसको आप इस तरह से बढ़ा देते हैं कि उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की लंबे समय के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्जिस्टिंग व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। मैंने बताया भी कि इसका बेनिफिट जो है लॉन्ग पीरियड तक मिले। ऐसा एसेट, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो भी आप एसेट आपके पास पुरानी ही है, अगर उसको उसमें इंप्रूव करा के उसमें ऐसा एक्सपेंसेस आप ऐसा एक्सपेंडिचर करते हैं कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है आप अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते नहीं, उसको मेंटेन करते हैं, अगर जितना है उतना ही बना रहे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये आज जो है कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे जिनकी हमने चर्चा की। अभी और भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है इसको आगे नहीं बढ़ाया। आगे और भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उनको हम पूरा करेंगे। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आप लोग लगातार आप देखते रहिए, 1 बाय 1 वीडियोस पढ़ते रहेंगे। कुछ ही समय बाद 2-4 वीडियो और पढ़ जाएंगे तो हम इसके MCQ भी लेके आएंगे। तो इसी के साथ जो है आज का जो भी आज की क्लास थी वो हो चुकी है। अब कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।